हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। क्लास 6 की एनसीईआरटी जिसमें आपका चैप्टर 11 चैप्टर 11 है और इसका शीर्षक है नए साम्राज्य और राज्य। आज हम चैप्टर 11 देखेंगे। इसके पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो वो वीडियो पहले देख लो तो चीज़ें समझने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, तो आज हम देखेंगे नए साम्राज्य और राज्य। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि प्रशस्तियाँ क्या हैं। तो प्रशस्ति क्या होती है, जैसे किसी राजा के बारे में यानी प्रशंसा करना, उनके बारे में प्रशंसा करना, एक लेख लिखना। जैसे कोई राजा हैं, उनके दरबार में जो कवि होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वहाँ पे रहते हैं तो उनके बारे में कुछ लिखते हैं, प्रशंसा है ना, उनके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। तो वो क्या है, एक अभिलेख कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है आगे। प्रशस्ति क्या है, समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। इसमें किसके बारे में, गुप्त वंश के। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में किया गया था। किसके रूप में, काव्य के रूप में। और किसने किया था, हरिसेन ने। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। राजा कौन है, समुद्रगुप्त फर्स्ट। सेकंड क्या है, ये जो अभिलेख है ये कहाँ पे, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर। ओके, उसके बाद क्या है, ये अभिलेख किसने लिखा है, इनके दरबारी कवि व मंत्री कौन है, ये हरिसेन। हरिसेन के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं इसमें, ये आप ध्यान देंगे, कोई भी क्वेश्चन इसमें उठा के पूछ लेगा। ठीक है, तो यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा करना, यानी सामने वाले क्या करना, प्रशंसा करना। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले से भी था। ठीक है, और इसमें जैसे गौतमी पुत्र से सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी हम लोग पढ़े हुए हैं। परंतु गुप्त काल में इनका महत्व क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखते हैं इसमें। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा और योद्धा जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें क्या बताया गया है, ईश्वर का भी दर्जा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, उनके दरबार में काम कर रहे हैं और उनके वहाँ कवि हैं या मंत्री हैं, जो भी हैं, तो अगर उनके दरबार में कार्यरत हैं तो क्या करेंगे, उन्हीं का ही गुणगान गाएंगे, उनके बारे में क्या करेंगे, बढ़ा चढ़ाकर बातें लिखेंगे। ठीक है, तो प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य एक अंश दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है, इसमें जो उनके दरबारी कवि हैं उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें लिखे हैं, और ईश्वर हैं, ईश्वर के बराबर भी उनको माना जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखा गया है इसमें। उसके बाद क्या है, आगे देखेंगे हम। इसमें क्या बताया गया है कि हरिसेन ने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किए हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ें इसमें देखने लायक नहीं, मतलब जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हीं को देखेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका हरिसेन के बारे में है, जो 4 विभिन्न प्रकार के क्या किए हैं, राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन है। फर्स्ट क्या है आपका, जिसमें आपका दिया गया है, आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मतलब जैसे आर्यवर्त के लोग हैं, ये आर्यवर्त है आपका। ठीक है, तो वहाँ के जो 9 शासक हैं, ठीक, जो 9 शासक हैं, उन्हें क्या किए हैं, समुद्रगुप्त हरा करके उनको अपने राज्य क्या किया, अपने अधीन लिया है, उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया है। सेकंड आपका क्या है, दक्षिणापथ के 12 शासक थे। ठीक है, और इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर शासन करने की अनुमति दे दी है। क्या किया है, फिर से शासन करने की अनुमति दी। तो दक्षिणापथ मतलब दक्षिण राज्य के, ठीक, जैसे ये आपका है मैप में। ठीक, तो दक्षिण राज्य के जो वहाँ के जो राजा थे, तो वहाँ के कितने लोग थे, 12 शासक थे। तो 12 शासक क्या किए, 12 शासक को समुद्रगुप्त ने क्या किया, हरा करके
हरा करके क्या किया, उनको अपने अधीन किया। उसके बाद क्या किए, वो शासन करने की उनको अनुमति फिर से दी। ये सेकंड नीति थी उनकी। और थर्ड नीति क्या है, थर्ड नीति है कि जो असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के जो कई गढ़ या संघ थे, है ना, जो गढ़ संघ आते थे, समुद्रगुप्त के लिए क्या करते थे, वो उपहार भी लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित होते थे। ठीक है, मतलब ये क्या था, एक लोकतांत्रिक तरीके से था उस समय, संघ के रूप में। ठीक है, मतलब संघ का मतलब इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं, जिसमें क्या था, जैसे ये इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे नहीं है कि एक राजा है और यहाँ सारे जो लोग हैं उन पे क्या करेंगे, शासन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या है, यहाँ पे हर एरिया में क्या है, जैसे ये एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे हर एरिया में एक एक राजा है। ठीक है, जो बातें होंगी, जो कुछ होंगी, क्या करेंगे लोग आपस में चर्चा करके अपने मतलब चर्चा करके वो लोग क्या करेंगे, शासन करते हैं। मतलब हर जगह पे क्या है, एक एक राज्य इलाके में सॉरी राजा है। ठीक है, और आपका चौथा क्या है, बाह्य इलाके में के शासक कुषाण तथा शक वंश के थे और इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह भी उससे किया है। ठीक है, अब ये भी है, बाह्य इलाके में कौन है, ये कुषाण तथा शक वंश के थे। ठीक है, ये किसने में लिखा है, तो ये आर्यवत में ये किसने लिखा है, ये हर्षेण ने लिखा है। 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके क्या नीतियों के बारे में लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें, ये क्लियर है। आगे हम देखें इसमें क्या है, ये आपको मैप में दिया गया है, चीज़ें आपको आसानी से समझ आएंगी। जैसे आपके पल्लव वंश है, ठीक है, ये जो राजा हैं, जो चोल वंश है, इसमें देखो जब भी आप पढ़ते हो, अगर आपको मैप दिया गया है या नहीं दिया, फिर भी आप क्या करो, मैप बनाओ, तो आपको ईजिली क्या होता है, समझ आता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो पल्लव वंश के राजा या चालुक्य के। ठीक है, तो ये क्या थे, जैसे चालुक्य ले लो, ठीक है, चालुक्य जो राजा थे, जो वो राज्य करते थे, तो वो जैसे ये तुंगभद्रा की नदी है, ठीक है, और ये क्या है, कृष्णा नदी है। ठीक, ये तुंगभद्रा की नदी है, कृष्णा नदी है। तो और यहाँ पे क्या करते थे, इनका एरिया होता था, ये क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे, राज करते थे। ठीक है, तो वैसे अगर आप पढ़ते हो ना, तो मैप बनाओ तो चीज़ें आसानी से समझ आती हैं। वैसे आपको यहाँ पर मैप दिया गया है आपको समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे देखो पल्लव का है, कांचीपुरम, चोल वंश, मदुरै, ठीक है, अमरावती, ये सब जो हैं जहाँ पे जिनका शासन था। ठीक है, आगे देखते हैं, वंशावलियाँ हैं। वंशावलियाँ क्या होती हैं, अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वज के बारे में बताती हैं और यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा और माता के बारे में बताती हैं। और उनकी माँ कुमार देवी क्या है, लिच्छवीगढ़ की थी और वह पिता क्या थे, चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे। कौन थे, तो चंद्रगुप्त। आप ध्यान देंगे कि गुप्त वंश के जो शासक थे, फर्स्ट कौन है, चंद्रगुप्त हैं, ठीक, सेकंड कौन है, समुद्रगुप्त हैं, ठीक, और आपके थर्ड कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, ये आप याद रखेंगे, पढ़ोगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वही बताया गया इसमें वंशावलियाँ, ये भी एक प्रशस्ति है जिसमें क्या किया गया है, उनके परदादा, जो उनके पूर्वज हैं, उनके दादा, परदादा और लिच्छवीगढ़ की रानी थी कुमार देवी, इन सब के बारे में किया गया है, पूरा वर्णन है इसमें। जिन्होंने उसके बाद क्या है, पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक रहे हैं, ये भी बताया गया है। जिन्होंने महाराजाधिराज जैसे क्या किए हैं, बड़ी उपाधि धारण की है। और समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, उनके दादा परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है और इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का क्या हुआ है, महत्व बढ़ते गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, देखो इसमें समुद्रगुप्त के बारे में, उनके बाद शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली और फिर जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को क्या किया था, परास्त किया था।
बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी उनके दरबार में थे। अब ये फैक्ट है, चीज़ें आप याद रखेंगे। कौन है? कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट क्या थे? उनके दरबार में थे। ठीक है, जो चीज़ें रहेंगी ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में उठा के पूछ लिया जाता है। ओके, आगे क्या है देखो, हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, इनके बारे में पढ़ेंगे हम कि गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है, जिसमें अभी देखो आप इसे यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं साइड की। ठीक है, 1 सेकेंड, ये रहा। ठीक है, ये सिक्कों से देखो, ये है सिक्का। तो वही बताया गया इसमें, गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से भी पता चलता है कि उसी तरह के कुछ अन्य शासक के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही उन एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। कब? 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। तो किसने लिखा है? ये हर्षवर्धन थे। कौन थे? एक राजा थे ये, और जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। ठीक, उसके बाद जो इनके दरबारी कवि रहे हैं, कौन थे ये? इनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, और इन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाएगा हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। ये किसकी जीवनी थी? तो राजा हर्षवर्धन की। ठीक है, ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद क्या है, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का पूरा वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेत सॉन्ग, जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका क्या किया है, विस्तार से वर्णन भी है। ठीक है, ये किनके बारे में था? हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। ये कौन है? ठीक है, और कौन लिखा था इनके हर्षचरित, किसने लिखा था? ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है देखो, इसमें बताया कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसार के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। ठीक है, क्या थे? कन्नौज के शासक थे। और क्या किए ये, जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, उनके बहनोई को मारा था तो वो क्या किए थे? हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन किया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व जितनी सफलता तो नहीं मिली थी, लेकिन क्या किए थे लोग, उतनी सफलता अन्य जगहों पर भी नहीं मिली जितनी यहाँ पर मिली है। ठीक है, जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें क्या किया? रोक लिया, यानी क्या किया? आगे बढ़ने नहीं दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की क्या इसमें प्रशस्तियाँ। तो पल्लव के बारे में देखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, क्या देखेंगे हम? पल्लव के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। कौन कौन? पल्लव और चालुक्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, और पल्लव का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। क्या बताया जा रहा है इसमें? पल्लव का जो राज्य था उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के पास तक फैला था। जैसे हम देखेंगे, ये पल्लव का देखेंगे, पल्लव का कैसे है यहाँ पे, ये जैसे कावेरी नदी है। ठीक, यहाँ पे क्या है? कावेरी नदी है। तो ये क्या था? ये कावेरी नदी के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पे पल्लव का राज्य होता था, क्षेत्र होता था। ठीक है, कहाँ पे? कावेरी नदी, और क्या है ये आपका? कांचीपुरम के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे इनका एक दीवार भी होता था। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, इसी में देख लेते हैं, मैप में अलग से नहीं बनाते हैं। इसके बाद क्या है, सॉरी अलग से बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका समझ आया किसका है? ये पल्लव का। पल्लव का क्या था यहाँ पे? कावेरी नदी के पास क्या था इनका? कांचीपुरम के आसपास है ना, ये क्या आपका? कावेरी नदी है, और यही कांचीपुरम के पास जो राजधानी है इनकी,
यहाँ पे इनका शासन हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका चालुक्य। चालुक्य का शासन कैसे होता था यहाँ पे? चालुक्य का ये देखिए मैप में हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे कृष्णा नदी है, तुंगभद्रा नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा की नदी यहाँ पर क्या है, इनका ऐसे शासन होता था। ठीक है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के पास क्या करते थे, इनका शासन होता था। और चालुक्य का राज क्या था, कृष्णा तुंगभद्री नदी के बीच पर था। और ये क्या था, ये व्यापारिक क्षेत्र था। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ याद रखेंगे। और चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। ठीक, चालुक्य की जो राजधानी थी क्या थी, ये ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था और धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी क्या हुआ, बनते गए, जहाँ पर कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। ठीक है, क्या करते थे, अतिक्रमण करते थे। और मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर हुआ करते थे। और पुलकेशिन द्वितीय सबसे क्या थे, प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। और उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय के जो प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, ठीक है, और उनके जो दरबारी कवि कौन थे, रवि कीर्ति। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है ना, या फिर पूछा भी जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लेगा कि रवि कीर्ति किसके दरबारी कवि हैं, तो किसके थे, ये पुलकेशिन द्वितीय के थे। ये याद रखना आप लोग। और इसमें उनके पूर्वजों और ख़ास तौर पर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। अब पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे मिला था, अपने चाचा से। ठीक है, रवि कीर्ति को आप याद रखेंगे, पुलकेशिन द्वितीय। और रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने क्या किया था, पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से भी रोका। और हर्ष का अर्थ क्या है, आनंद होता है, इसमें बताया गया है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज के ऊपर भी आक्रमण किया। किसके ऊपर किया है, तो पल्लव राज पर भी, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, यानी हार माननी पड़ी। ठीक है, पर चालुक्य के विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश क्या हुए, दुर्बल होते गए। मतलब दोनों लड़ते लड़ते क्या हुए, दुर्बल होते गए। और इसमें क्या किए हैं, जो पल्लव और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या किया, चोल वंश, यानी इन दोनों की हालत इतनी, मतलब इनकी जो वंश थी, लड़ाई इन युद्ध होते होते क्या होते गया, वहाँ दोनों पार्टी क्या हुए, वीक हो गए, कमज़ोर हो गए। तो क्या हुआ, जो राष्ट्रकूट में जो चोल वंश थे, दोनों को क्या किया, समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस समय क्या होता था, राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। ठीक है, वहाँ का जो शासन हुआ करता था कैसे चलाते थे। तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी क्या बताया गया, भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। ठीक है, भूमि कर, जाहिर सी बात है, पहले भी भूमि कर को लेकर, टैक्स को लेकर चीज़ें चली हैं। तो क्या वही बताया जा रहा है, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए और राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, देखते हैं। फर्स्ट है अनुवांशिक। ठीक है, प्रशासकीय पद क्या हुए, अनुवांशिक बन गए। अर्थात जो बेटे हैं, बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। मतलब ये चीज़ें तो पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, जैसे राजा हैं तो उनके बेटे भी राजा बनेंगे, फिर उनके बेटे रानी, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुवांशिक चीज़ें हैं ये चली आई हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, अनुवांशिक पद। सेकंड क्या है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक। ठीक है, अर्थात क्या है, ये युद्ध और शांति के विषयों में भी क्या करते थे, ये मंत्री थे। ठीक है, मतलब कभी कभी एक ही व्यक्ति क्या करता था, कई पद पर काम करता था। ठीक है, फर्स्ट क्या अनुवांशिक है, सेकंड क्या है, एक ही व्यक्ति
कई पद पर क्या करता था, काम करता था। थर्ड क्या है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला होता था। यानी जो वहाँ के स्थानीय जो प्रशासन में प्रमुख व्यक्ति होते थे उनका बोलबाला होता था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। मतलब जाहिर सी बात है, जिसके पास क्या होता है कि ताकत होता है ना, मतलब पैसा हो, पावर हो, जिनके पास होता है उन्हीं के आगे सबको झुकना पड़ता है। तो ये चीज़ें ये पुरानी नहीं है, आज भी चली आ रही हैं, कुछ नया है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या आपका आनुवांशिक है, सेकंड क्या एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता है, थर्ड क्या है पावर को लेके है। ठीक है, जिनके पास पावर है उन्हीं का क्या होता है, बोलबाला होता है, जो कि आज भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरह की कई नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली भी रही हैं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य भी क्या कर लेते थे, स्थापित कर लेते थे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये एक नए प्रकार की सेना, इसको हम नहीं देखेंगे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, इसको देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे क्या कहा जाता है, सभा कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे, सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, ठीक है, क्या करते थे, सिंचाई, खेतीबाड़ी और विभिन्न काम जो सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का क्या करते थे, काम करते थे। और जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर नामक ग्राम सभा के होने की भी क्या होती थी, बात कही गई है इसमें। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं हैं, शताब्दियों तक क्या की हैं, कार्य करते आ रही हैं। ठीक है, दक्षिण पथ की राज्य सभाएं हैं। और इसमें क्या बताया गया, देखो उस जमाने के जो आम लोग थे कैसे रहते थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। तो जो जनसाधारण के जीवन की जो थोड़ी बहुत झलक इसमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। कौन, कालिदास। ओके, और इन नाटक में एक रोचक बात यह होती थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब वो लोग जो नाटक भी करते थे क्या करते थे, संस्कृत में करते थे। संस्कृत बहुत ज़्यादा टफ होता है। ठीक है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। और उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला के नाम की एक युवती की प्रेम कहानी पे क्या किया गया है, बनाया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की भी क्या की गई है, बात की गई है। किसमें, नाटक में। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखेंगे हम। ठीक है, ये भी नहीं देखेंगे, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें दिया गया है जो कि एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले आपके ये देखेंगे, सॉरी, ठीक, ये पैगंबर के बारे में, जो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ठीक है, किसने, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपका, लगभग कब, 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की क्या किए हैं, शुरुआत किए हैं। और ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को क्या किया है, सर्वोपरि माना है। उनके बाद भी सभी को समान माना गया है। और यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। ठीक है, क्या किया दिया गया है, पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। जैसे आप देखेंगे मुसलमान क्या करते हैं, एक ही देवता को मानते हैं, उनके जो अल्लाह हैं। और जो ईसाई धर्म वाले हैं वो भी एक ही को मानते हैं। और हिंदू धर्म में क्या होते हैं, कई देवी देवता होते हैं जो मानते हैं, लेकिन इनके धर्म में क्या है, एक ही को माना जाता है। कौन है वो, अल्लाह है।
ठीक है। हमारे में क्या है, कई देवी देवता हैं। तो आगे क्या है, इसमें क्वेश्चन है जिसको आप बनाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़े हो, चीज़ें आपको समझ आई हैं, तो क्या आप क्वेश्चन को ईजिली बनाओगे, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।